हेलो गाइस, साहिल दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1। ओके, इस चैप्टर में होगा क्या? अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम करने वाले हैं प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, लेक्चर नंबर 1, बेसिक्स। सिर्फ बेसिक्स करेंगे आज। तो इसमें हम कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स स्टार्ट करते हैं प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर्स का। देखो इस चैप्टर में है क्या बेसिकली। अब चलते हैं धीरे धीरे। सी इंटरमीडिएट का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट करते हैं। कंसेप्ट का मतलब कि प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। ठीक है, चैप्टर का मतलब होगा क्या। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या आता है। को इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि इनकॉर्पोरेट होना, कि कंपनी बनती है। ये चीज आपने लॉ में भी पढ़ी होगी कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी आज एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। आज का दिन, लेट्स से 8 तारीख है, इस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं जहाँ पे कंपनी का नाम आरओसी के साथ रजिस्टर्ड हो चुका है। उस दिन को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो इस वर्ड का तो मतलब हो गया होगा क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्री एंड पोस्ट का क्या मतलब है। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली होता क्या है, एक दिन होता है जिस दिन कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट मतलब आज कंपनी हमारी एग्जिस्टेंस में आएगी। लेट्स से सुनो, सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल समझाता हूँ। होता क्या है, जब हम कोई भी घर खरीदते हैं ना, तो उसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने घर खरीदा, उसमें आज मैं जाके टोकन मनी उन्हें दे आया। आज मैंने टोकन मनी दे दी, यानी कि ये घर अब से मेरा होने वाला है जब ये डील पूरी हो जाएगी हमारी। तो और जब रजिस्ट्री होगी उस दिन वो एक्चुअल में घर मेरा होगा लीगल डॉक्यूमेंट्स पे। तो जब वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे मेरा होगा उस चीज को हम कह रहे हैं इनकॉर्पोरेशन। और जब मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं उस चीज को कह लेंगे कि वो घर को मैंने एक्वायर कर लिया है। तो सिंपल ये भाषा में हुआ। अब होगा क्या, जिस दिन मैंने घर को एक्वायर किया होगा उसके बाद ऑब्वियसली उस घर में रहना ऑलमोस्ट मेरा शुरू हो जाता है। लेट्स से वो घर अगर रेंट पे है, तो जिस दिन मैंने टोकन मनी दे दी उसके बाद जो रेंट आएगा वो बनता मेरा है, क्योंकि वो घर अब मेरा हो चुका है, मैंने एक्वायर कर लिया है। और जब वो घर मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स में मेरा हो जाएगा और उसके बाद जो रेंट आएगा, जो कि मैं चढ़ाऊंगा रेंट पे, तो उसका रेंट भी जो आएगा वो भी एक्चुअल में मेरा ही बनता है। तो हुआ क्या, जब मैंने घर एक्वायर किया उसके बाद का सारा रेंट मेरा। लेकिन डिपेंड करता है, अब आगे दो सिचुएशंस आ गई, एक उसकी लीगल रजिस्ट्री से पहले का रेंट, एक उसकी लीगल रजिस्ट्री की बाद का रेंट। तो जो लीगल रजिस्ट्री से पहले का रेंट है उसे हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। वही वो उस पीरियड का प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में जो होगा। और इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो होगा उसे हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन का, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट या लॉस। तो यही चीज हमारे एक फॉर्म के साथ होती है। जैसे कि भाई मैंने एक बिजनेस किया, जैसे बीटू टिक्की वाले के पास मैं गया, मैंने कहा भाई अपना सारा बिजनेस आज तुम मुझे दे दे। 1 अप्रैल 2021 को मैंने कहा सारा का सारा बिजनेस तुम मुझे दे दे। उसने दे दिया बिजनेस, भाई मैंने उसको टोकन मनी दे दिया आज जो भी उसकी बनती थी। शुरू में कोई मैंने तेरा बिजनेस एक्वायर कर लिया मैंने उसका बिजनेस। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। अब उसका बिजनेस मैं चला रहा हूँ, अब सारी टिक्कियां वगैरह जो भी बेचते हैं वो मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, बेचते गए। अब एक टाइम पीरियड आया, मैंने कहा मुझे 4 महीने का टाइम दे, जो तेरे बाकी की परचेज कंसिडरेशन है मैं उसे दे दूंगा। उसको देने के लिए 4 महीने लगे। 4 महीने बाद मैंने वो परचेज कंसिडरेशन दे दी और उसने मेरे नाम अपना बिजनेस को लीगली रजिस्टर्ड करा दिया। तो अब मेरा बिजनेस यानी कि बिट्टू टिक्की वाले से मेरा नाम से वो बिजनेस अब रजिस्टर्ड हो जाएगा। यानी कि उसको हम बोलेंगे वो इनकॉर्पोरेट हो चुका है, यानी कि मेरी कंपनी, मेरी फर्म, मेरा बिजनेस आज से लीगल डॉक्यूमेंट्स में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। बस ऐसे आगे चलता रहेगा तो फाइनेंशियल इवेंट होना ही है। ठीक है, समझ आए। अब इसको इज करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको समझे कैसे। ठीक है, तो 1 मिनट, ये रहा। बहुत इजी एग्जांपल से, फनी वे में है, याद कैसे रखोगे तुम इसको। देखो ये रहा। होता क्या है, एक पॉइंट आता है जब 1 मिनट में मार्कर ले लेता हूँ। देखो होता क्या है ना, एक पॉइंट आता है जब हमारी शादी होती है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जब शादी होती है, शादी से पहले होता क्या है, गर्लफ्रेंड होती है। ठीक है, ये पूरा पीरियड गर्लफ्रेंड का। और उसके बाद क्या होता है, मैरिज होती है। ठीक है, अब होगा क्या, शादी से पहले भी शॉपिंग करानी पड़ती है लड़की को, शादी के बाद भी हमें शॉपिंग करानी पड़ती है लड़की को। ठीक है, जो शादी से पहले की खर्चा होगा वो सारा हमारा टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी इन द सेंस कि लड़की तो हमारी हो चुकी होती है ना शादी से पहले, कि फियांसे तो बन चुकी होती है। शॉपिंग कराने का खर्चा तो सारा हमारा ही होगा ना। तो वो सारा खर्चा होता है शादी से पहले का खर्चा, नहीं कि प्री पीरियड का खर्चा, शादी से पहले का खर्चा प्री का। और शादी के बाद जो भी शॉपिंग कराओगे वो भी ऑब्वियसली हमें ही कराना पड़ेगा, कोई और तो कराएगा नहीं आके। ठीक है ना, तो उसके बाद का जितना भी खर्चा होगा वो होता है हमारा पोस्ट का खर्चा।
याद रखना, प्री का खर्चा, पोस्ट का खर्चा, और इनकॉर्पोरेशन का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट्स में अब वो तुम्हारी हो गई, यानी कि मैरिज हो गई। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल से तुम याद रखना। प्री और पोस्ट का, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, मैरिज होना। प्री का मतलब शादी से पहले जो शॉपिंग कराओगे वो प्री होता है, शादी के बाद जो कराओगे वो पोस्ट का होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है मैरिज होना। ठीक है ना, ये था एक एग्जाम्पल जिसकी वजह से चीज तुम्हें याद रहेगी, प्री एंड पोस्ट का मतलब क्या है। अब मेरे को लगता है जहां तक ये क्लियर हो चुका है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। देखो ये रहा ना पीरियड, जो प्री का पीरियड आएगा उसे हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, इनकॉर्पोरेशन से पहले का, और जो इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड आएगा वो ऑलवेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं कोई बिजनेस जो एक्वायर करूंगा वो मैं 1 अप्रैल को ही एक्वायर करूंगा, डेट विल बी एनी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल समझो। फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा था हमारा 1 अप्रैल 2021 से, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा था, फाइनेंशियल ईयर हमारा बिगिन हो गया। जैसे जैसे चलते रहे 1 अगस्त आई, 1 अगस्त को मैंने फिर किसी का बिजनेस खरीद लिया, लेट्स से बिट्टू टिक्की वाले का बिजनेस मैंने 1 अगस्त को खरीद लिया। भाई मैं टोकन मनी जाके तेरे को दे देता हूँ आज, ठीक है, अपना बिजनेस तो मुझे दे दे, अब से जो भी बिजनेस होगा टिक्की वगैरह जो भी बिकेंगी वो मैं बेचने वाला हूँ अपने स्टाफ के साथ, तुम खाली कर दो इसको टोकन मनी, और जो मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड दे दो, 2 महीने का, मैं तुम्हारे जो बच गई परचेज कंसिडरेशन मैं उसे दे दूंगा। तो क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन देने से पहले और बिजनेस को एक्वायर करने के बाद को, परचेज कंसिडरेशन जो यहाँ आएगा, इस डेट को मैंने 2 महीने के परचेज कंसिडरेशन दे दी थी, इससे पहले का जो भी पीरियड होगा, इससे पहले का जो भी पीरियड होगा, और जब मैंने उसे टोकन मनी दी थी एक्वायर किया था तब तक के पीरियड को हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और जब रजिस्ट्री हो जाएगी, जब रजिस्ट्री हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाओगे, जब वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारे कागज में नाम तुम्हारा आ जाएगा, उसको हम इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा उस सबको हम बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट और लॉस, और पिछले होते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना, तो डेट कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं होती इसमें। अब आता है अकाउंटिंग ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स का प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर इजी है, फर्स्ट चैप्टर है, मजे मजे में करना। इस वीडियो में सारे हम कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस का बेस बनाने के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ करा दूंगा और सारे कॉन्सेप्ट्स करा दूंगा, ताकि तुम्हें जो अब तुम क्वेश्चंस खुद ट्राई कर पाओ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी डिस्कस करता जाऊँ, जल्दी जल्दी मतलब सारी चीज डिटेल में, ताकि तुम्हें सब समझ में आता रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा डिटेल में। अगला था अकाउंटिंग ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट और लॉस का अकाउंटिंग कैसे करोगे। मैं कहा ना, शादी से पहले का जो खर्चा होगा शॉपिंग का, और जो शादी के बाद का खर्चा होने वाला है शॉपिंग का, उसका खर्चे को तुम अकाउंटिंग कैसे करोगे। मतलब हो सकता है शादी तुम्हारी उससे ना हो, फिर में कुछ और हो जाए ठीक है ना, तो उस खर्चे को तुम क्या दिखा दोगे। शादी तुम्हारी किसी और से हो गई, उससे तो हुई नहीं, गर्लफ्रेंड से तो हुई नहीं, कोई और होगी, घर वाले नहीं माने, किसी और से हो गई, तो उस खर्चे को तुम कहाँ पे दिखाओगे, कहीं तो शो करना पड़ेगा ना अपने अकाउंटिंग में। और शादी के बाद जो खर्चा होगा शॉपिंग पे उसको कहाँ दिखाओगे। ऐसे ही जब बिजनेस तुम्हारा लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखित में आ चुका है कि बिजनेस तुम्हारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट तुम्हारा, जैसे कि ये यहाँ करता हूँ, ये बिजनेस तुम्हारा यहाँ पे हुआ था रजिस्टर्ड, ठीक है ना। अब इस प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, यहाँ के प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, या लॉस का, जो भी तुम करोगे ट्रांजेक्शन, यहाँ के प्रॉफिट और लॉस का ट्रांजेक्शन कैसे होगा। ठीक है ना, तो ये 2 पीरियड से कैसे होने वाला है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट और लॉस कैसे ट्रीट किया जाएगा। प्री की बात पहले, पोस्ट की बात पहले कर लेते हैं। जैसे कि आज मेरा बिजनेस लीगल डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड हो चुका है, आज के बाद मेरा जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो नॉर्मल होगा, जैसे आप 11th 12th पढ़ते आए हो। क्या होगा, वही जनरल एंट्री से सब कुछ कॉमन चलेगा, पे एंड एल बनेगा, ट्रेडिंग बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, ये सब कुछ नॉर्मल चलेगा। प्रॉफिट और लॉस, ये देखो इधर लिखो ना, प्रॉफिट और लॉस वट एवर इट इज, इट विल बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू प्रॉफिट। ऑब्वियसली रिवेन्यू ट्रीट करते हैं ना, तभी तो हम वो बनाते हैं ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, उसमें सब कुछ रिवेन्यू होता है, यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस चलता है वैसे ही चल रहा है रिवेन्यू। यहाँ तो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनती है, सब नॉर्मली बनेगा। और प्री इनकॉर्पोरेशन क्या दिक्कत आती है, प्री इनकॉर्पोरेशन का हम करते ही क्या है, बेसिकली क्या होता है, जब बिजनेस हमारा रजिस्टर्ड नहीं होता तो उससे पहले जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा उसे हम अपना क्या मान लेंगे, उसे हम अपना कैपिटल प्रॉफिट मान लेंगे। मतलब लेट से भाई मेरा बिजनेस आई 8 को रजिस्टर्ड हो रहा था ना, ऊपर चलते हैं एक बार दोबारा से, जैसे मेरा बिजनेस यहाँ रजिस्टर्ड हो रहा था, इस पीरियड का जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसे कैपिटल नेचर का मान लूंगा। अब क्या करूंगा, मान लो मुझे इस पीरियड में हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया तो मैं क्या मान लूंगा, भाई मैंने बिजनेस 1 करोड़ का खरीदा था, 20 लाख का मुझे प्रॉफिट हो चुका है बिजनेस मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स माने से पहले, तो मेरे को वो बिजनेस कितने का पड़ गया, 80 लाख का पड़ गया, क्योंकि 20 तो मैंने कमा लिया लीगल डॉक्यूमेंट्स में मेरे नाम आने से पहले ही, तो वो बिजनेस मेरे को 80 लाख का पड़ गया।
अब इधर मेरे को आ गया लॉस, 1 करोड़ का बिजनेस था, अब मान लो 20 लाख का मुझे हो गया लॉस, उस पीरियड में नहीं हो पाया प्रॉफिट। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि मैंने वो बिजनेस महंगा खरीदा है और उसमें गुडविल की वैल्यू मान लूंगा उसे। समझ लो बात को, गुडविल की वैल्यू मतलब भाई 1 लाख का, 1 करोड़ का मैंने बिजनेस खरीदा था, 20 लाख का मुझे लॉस होगा। तो मेरे लिए वो बिजनेस टोटल कितने का पड़ गया अभी तक, 1 करोड़ 20 लाख का वो बिजनेस मेरे लिए पड़ गया। तो इसको ऐसे ट्रीट कर लेंगे इसके प्रॉफिट को। अब पढ़ लेते, नीचे लिखा क्या था, प्रॉफिट और लॉस वट एवर इट इज, प्रॉफिट और लॉस वट एवर इट इज, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। आगे कहानी समझ, क्या कह रहा था मैं इतनी देर से, इसको पोस्ट के प्रॉफिट को रिवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा और प्री के प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। ये रहा, इसको ट्रीट करेंगे कैपिटल प्रॉफिट, इसको ट्रीट करेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट, इसको इसको मतलब प्री और पोस्ट को, प्री और पोस्ट को। अब यहाँ तो नॉर्मली ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ का तो टंटा क्लियर हो चुका है। यहाँ की बात करते हैं, प्री का प्रॉफिट हुआ तो क्या कहा, गुडविल में एडजस्ट कर दिया जाएगा, अभी मैंने बताया गुडविल में कैसे एडजस्ट होगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनता है, प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल एसेट। तो ऑब्वियसली कैपिटल प्रॉफिट तो मान रहे कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे, अगर मान लो मेरा लॉस हुआ तो मैं क्या करूंगा, लॉस को कहीं ना कहीं तो सेट ऑफ करना पड़ेगा मुझे अपने बिजनेस के लिए। तो जो भी मेरा आगे बिजनेस चलने वाला है उसमें मैं उसे पी एंड एल की डेबिट साइड में दिखा दूंगा और अपना लॉस को वहां से क्लेम करता रहूंगा जो भी होगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, भाई मेरा पिछला जो भी लॉस हो गया उसका मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लॉस दिखा दूंगा, लॉस ऑन द इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो मैं वहां दिखा सकता हूँ उसको। थर्ड में कर सकता हूँ, गुडविल में एडजस्ट कर सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कैसे बताया मैंने। ठीक है, एक बार मैं साफ कर देता हूँ, अगर आपको नोट्स यहाँ से चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब प्री का प्रॉफिट हमें क्या अलग दिखाना जरूरी है, हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज सेपरेटली फ्रॉम ट्रेडिंग और पी एंड एल। मतलब जो भी हमारा प्री का पीरियड होगा उसको तुम एक साथ नहीं दिखा सकते ट्रेडिंग और पी एंड एल में, प्री और पोस्ट के पीरियड के जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, प्री का तुम्हें अलग दिखाना ही पड़ेगा, पोस्ट का तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, ऐसे गाइडलाइंस है। तो इसलिए हमें इस चीज को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। उसको तुम एक नहीं दिखा सकते, उसका ट्रेडिंग पिंडल नहीं बना सकते, उसके लिए सेपरेट ही ट्रीटमेंट है। इज देयर इज अ सेकंड पॉइंट, क्या होता है प्री के प्रॉफिट में, इफ देयर इज प्रॉफिट देन इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जो भी तुम्हारा प्री का प्रॉफिट होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट होगा, आई होप अब आप सभी को समझ आ रहा होगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। तो उस पीरियड का जो भी आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ठीक है ना, तो यहाँ की एक रूल्स है, ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा और डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब आता है इस चैप्टर का मुद्दे का काम, जो इस चैप्टर में तुम्हें मेन करना है। इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, तुम्हें सारे साल की ट्रांजेक्शन दे दी जाएंगी, भाई इस साल मेरी सेल्स इतनी हुई, इस साल का प्री का पीरियड इतना है, पोस्ट का पीरियड इतना है, मेरा ये खर्चे हुए हैं पूरे साल में, कैरेज इनवर्ट्स का हुआ है, डायरेक्टर्स फीस है, शेयर्स को इशू करने के लिए खर्चा हुआ, सारा खर्चा तुम्हें दे दी जाएगा, मेरे पूरे साल में ये खर्चा हुआ है, ये प्री का पीरियड है, ये पोस्ट का पीरियड है। अब मुझे ये बता दो कि मैं इस खर्चे को कैसे प्री और पोस्ट में बांटूं, एंड द वर्ड इन इंग्लिश दैट इज अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट मतलब बांटू कैसे, मैं किस खर्चे को किस बेसिस पे खर्चों को बांटू, कि मैं ये मेरा प्री का खर्चा मान लिया जाए और वो मेरा पोस्ट का खर्चा मान लिया जाए। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ क्या एग्जांपल्स की कौन कौन सा आइटम्स हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हमारे साल के दौरान में जो जो हो सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है इसको कैसे बांटेंगे, किस रेशियोज में। फिर थर्ड थिंग में मैंने लिखा एग्जाम्पल्स की किस किस चीज को हम ऐसे ऐसे बांटेंगे। तो इन तीनों चीज को भी आप समझ लेना, यही सारे चैप्टर की जड़ है। ये होगा तो पूरा चैप्टर इजी है, सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको अभी कवर अप कराने के लिए। 10 मिनट की और तुम्हारी मेरे बिल्कुल चाहिए दीवानी साइड। बस ये छोटा सा देखो चैप्टर खत्म भी होगा, इतनी सी चीज है, बस फटाफट से कर लेते हैं। खर्चा बटेगा कैसे, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। सुनो, अब आता है आइटम्स। आइटम नंबर 1 क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस रिलेटेड टर्नओवर। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारी सेल से रिलेटेड होते हैं, सोच के देखो। 1 मिनट दिया तुम्हें, सोचो। हमारे एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड होते हैं। मान लो मैंने तुम्हें कुछ सामान बेचा है, अब वो सामान मैंने तुम्हें बेच दिया तो वो तुम घर लेके जाओगे, उसमें हो सकता है मैं तुम्हें फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेज दूं। तो फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेज के लिए जो खर्चा लगेगा
वो मेरा सेल्स रिलेटेड खर्चा हो गया। वेरिएबल एक्सपेंसेस है, डिपेंड करता है कि आप कितना सामान मेरे से लेके जा रहे हो। उसको इंग्लिश में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में हम वर्ड बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, आई एम सॉरी, कैरेज इनवर्ड्स होता है जो मैं सामान खरीद के लाऊंगा, और कैरेज आउटवर्ड्स होता है जो मैं सामान बेचूंगा। कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है ना। तो कैरेज आउटवर्ड्स आने वाला है तो वो सेल्स रिलेटेड खर्चा होता है, ठीक है ना। यहाँ एग्जांपल्स हैं, यहाँ से देखते जाओ कौन कौन से खर्चे होते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आएगा वेरिएबल खर्चे कौन से, सेल्स रिलेटेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। अब वही डिस्ट्रीब्यूशन का तो मतलब वही होगा सामान घर पहुंचाने का। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, सामान को बेचने के भी कोई खर्चे होंगे, कुछ भी एक्सपेंसेस, कुछ भी खर्चे हो सकते हैं सामान को बेचने तक के, लाइक एन एडवर्टीजमेंट। तो वो सारे खर्चे भी मेरे सेल्स की रेशो में ही बटने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, कमीशन टू सेलिंग एजेंट्स। होता है ना कई बार कि भाई मैं अपना सामान बेचने के लिए अपने एजेंट्स हायर कर लेता हूँ, लाइक इंश्योरेंस होते हैं, वो अपने सर्विसेज बेचने के लिए इंश्योरेंस एजेंट हायर करते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन दी जाएगी वो उनकी सेल्स के बेसिस में उन्हें कमीशन दी जाती है ना, तो उसको सेल्स की रेशो में ही बांट दिया जाता है। मतलब एक्चुअली क्या आता है, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलती है ऑन द बेसिस कि वो कितने इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर करा रहा है। इंश्योरेंस कराता जा, कमीशन लेता जा अपने। ऐसे ही सेल्स में होता है, हमारा सामान बिकवाता जा, जितना बिकवाएगा उसके हिसाब से तुम्हें हम तुम्हारी कमीशन या सैलरी दे देंगे। कमीशन वर्ड यूज करेंगे बेसिकली उसके लिए, सैलरी मैंने वैसे ही कर दिया। तो अब बेसिकली डिपेंड तो उसी चीज पे कर रहा है ना कि वो सेल कितनी करा रहा है हमारी, तो उससे सेल के बेसिस पे उसे कमीशन दे दी जाएगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है। ये सारी चीजें आगे आएंगी, इसको लाइटली मत लेना। और कोई सा भी चीज अगर समझ ना आए कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको अच्छे से डिस्क्लोज कर दूंगा। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अभी मैंने बताया, एडवर्टीजमेंट भी किसी चीज की होती है, सेल्स रिलेटेड। बैड डेट्स, अब बैड डेट्स कैसे होंगे, अब एक बात बताओ, मैंने आज 1,000 की सेल करी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे 10% के बैड डेट्स होंगे, यानी कि 100 रुपए के मेरे बैड डेट्स होंगे। अब मेरी सेल 10,000 की होगी तो मेरे बैड डेट्स कितने हो जाएंगे, 1,000। अब मेरी सेल 1 लाख की होगी तो मेरे बैड डेट्स कितने हो जाएंगे, 10,000। अब मेरी सेल 10 लाख की होगी तो मेरे बैड डेट्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरी सेल्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरे बैड डेट्स, जैसे जैसे मेरी सेल्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा बैड डेट्स का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। तो बैड डेट्स का अमाउंट क्यों बढ़ रहा है, सेल्स की वजह से, इसलिए बैड डेट्स को हम सेल्स की रेशियो में बांटते हैं। नेक्स्ट, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज में पता ही होगा शेयर्स में होती है। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे जैसे ब्रोकरेज जो मेरा वो होता है एजेंट, ब्रोकर, जिसे हम ब्रोकर बोलते हैं, हम एजेंट को, वो जैसे जैसे मेरे शेयर्स में ट्रेडिंग करता जाएगा वो परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर जो होगा वो हायर करता है, लाइक 1%, 2%। तो उसे हम बोलते हैं ब्रोकरेज। तो वो भी सेल्स पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी सेल्स करी है, तो सेल्स रेशियो में बढ़ता है। सेल्स के प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये तो डायरेक्टली तुम्हें समझ आ ही चुका है, सेल को प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सेल्स के रेशियो में बढ़ेंगे, जितनी सेल्स जो बढ़ेगी उसके हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। और ग्रोस प्रॉफिट, जो भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा, याद है ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, हम ट्रेडिंग में निकालते थे, बैलेंस जो बचता था डेबिट साइड, ग्रेट ग्रोस प्रॉफिट, इस साइड आ जाए क्रेडिट साइड, तो कुछ हम बोलते थे ग्रोस लॉस। उस चीज को जो भी आएगा ग्रेट ग्रोस प्रॉफिट या लॉस, उसको हम सेल्स की रेशियो में ही बांट देंगे। ओके, नेक्स्ट, आई होप ये पोर्शन अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, फिक्स चार्जेस भी हो सकते हैं। अब पूरे साल में कुछ खर्चे होंगे मेरे फिक्स में, उसको कैसे बांटूंगा कि प्री के वो है पोस्ट के हैं। अब पूरे साल के खर्चे मेरे हो कौन कौन से सकते हैं ऐसे, अरे बिजली का बिल पूरे साल आया, वो किसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आप पोस्ट में पढ़ोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। यहाँ हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब उसको मैं किसी पर्टिकुलर चीज से, पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड नहीं कर सकता कि भाई इसका खर्चा मैं केवल इसमें डाल दूं, या जैसे कि अब मैं पेन बनाता हूँ तो मैं थोड़ी कह सकता हूँ एक पेन ने इतनी बिजली ऑब्जर्व की होगी, नहीं, बिजली का खर्चा तो मेरे सारे साल चलेगा। अब मेरा जो स्टाफ बैठा है, लाइक जो अकाउंट संभाल रहा है, जो सेल्स कर रहा है, उसको मैं कैसे टाइम के पीरियड पे तो सैलरी जिसकी फिक्स्ड सैलरी होगी उसको कैसे मैं यूनिट से बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे बांट दूं, उतने सेल कर रहा है, चाहे सेल कम करे ज्यादा करे, मुझे तो उसे सैलरी देनी है ना अकाउंटेंट को। तो वो तो हम उसको सेल्स रेशो में नहीं बांट सकते, इसलिए हम उसको बांटते हैं टाइम रेशो में। अब पढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे। सैलरी सबसे पहले भी मैंने बताया। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, वो भाई ऑफिस में बैठ के जो बंदा काम कर रहा है उसका सेल्स से कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपने काम से मतलब है और उसकी सैलरी ले जानी है बस, इसलिए इसको टाइम के रेशियो में बांटते हैं। रेंट, ऑब्वियसली मेरे को देना ही, चाहे मैं बिजनेस करूं ना करूं, प्रॉफिट कमाऊं ना कमाऊं, मुझे तो उसे रेंट देना ही है। टैक्सेस भी, स्टेशनरी, पेन तो मेरे लगेंगे लगेंगे, तुम सेल करो ना करो ये चीजें तो मेरी नॉर्मल है, यूज होंगी ही होंगी। टेलीफोन एक्सपेंसेस, फोन तो करा जाएगा ही जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या ना हो, फिक्स्ड होता है बिल, वो तो मुझे देना ही देना है। डेप्रिसिएशन, मशीनरी ले आए तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम इस्तेमाल करो ना करो, पड़ा रहेगा,
ले आए तो उस पर डेप्रिसिएशन कीमत तो घटेगी घटेगी, और कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम टाइम के बेसिस पे बांटते हैं। ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं, ये सारी क्वेश्चंस में तुम्हारी भी प्रैक्टिकली यूज होने वाली है। अब आता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इसको नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ भी एक बार समझ लो होता क्या है। ये मैंने बिजनेस आज एक्वायर कर लिया, ये बिजनेस मैंने यहाँ एक्वायर करा, यहाँ इनकॉर्पोरेट किया, यहाँ ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। अब मैंने यहाँ पे बिजनेस में टोकन मनी दी थी, मेरे कुछ पैसे रहते थे देने के लिए, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन मैंने दे दी, परचेज कंसिडरेशन दे दी यहाँ पे, और इनकॉर्पोरेट हो गया। तो जितना मैंने इस पीरियड का, वो ऑब्वियसली परचेज कंसिडरेशन नहीं दूंगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब वो सारा इंटरेस्ट मेरा कौन से पीरियड में होगा, जहां तक मुझे समझ आ रहा है ये तो मेरा हो जाएगा सारा प्री के पीरियड में। लेकिन अब हो क्या सकता है, मैंने मान लो उसे परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे दी है, मैंने वहां नहीं दे पाया, मेरे पास नहीं थे पैसे, तो वो परचेज कंसिडरेशन का जो इंटरेस्ट होगा वो कैसे हायर करेगा, टाइम की बेसिस पे। मान लो टोटल हो रहे हैं हमारे 7 महीने, ठीक है, ये 5वां महीना था, तो 5 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, 2 महीने का इंटरेस्ट पोस्ट के पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, ये था यहाँ। इसको अगर समझ आ गया ठीक है, नहीं आया नीचे भी एग्जाम्पल से इसको समझने वाले हैं डिटेल में। अब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अब कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो मैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के लिए ही करने वाला हूँ। अब जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपने बड़ा फेमस सुना होगा, क्यों होता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, खर्चा किसके लिए, कंपनी के लिए। तो वो एक्सपेंसेस जाएंगे भी कहाँ, कंपनी के पास पोस्ट के खर्चे में, क्योंकि कंपनी तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं आई। जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी तो वो खर्चा उसमें हम चार्ज कर लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर किसके, कंपनी के। तो जो इनकॉर्पोरेशन से पहले, लीगल डॉक्यूमेंट से पहले तो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो वो खर्चा जाएगा कहाँ, वो तो कंपनी के लिए ही है ना। कंपनी होगी तभी तो इंटरेस्ट आएगा डिवेंचर पे, तो वो खर्चा उस पीरियड में चला जाएगा। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर किसके होंगे, कंपनी के, तो कंपनी तो बनने दो, ऑब्वियसली कंपनी बनी है तभी तो डायरेक्टर को फीस दी है। अब डायरेक्टर को फीस दी है तो वो पोस्ट पीरियड में चली जाएगी। शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर किसके, कंपनी के, कंपनी बनेगी तो ही तो शेयर इशू करे जाएंगे, इसलिए वो सारा खर्चा पोस्ट के पीरियड में जाएगा। ऐसे ही अंडर राइटिंग की कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन कब दी जाती है, जब शेयर्स बिकवाने के लिए दिए जाते हैं। तो शेयर्स किसके बिकेंगे, कंपनी के, तो कंपनी तो बनो पहले, कंपनी बनेगी तभी तो ये खर्चा आएगा, तो ये खर्चा आएगा तो इसको प्री के पीरियड में, पोस्ट के पीरियड में चला जाएगा। ऐसे ही डिस्काउंट ऑन इशू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज किसकी, कंपनी की, तो उस पीरियड में चला जाएगा। अब आता है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस और एक लास्ट है, बस इसके बाद हमारा चैप्टर का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऑडिट फीस क्या होती है, ऑडिट फीस आएगा, अगर ऑडिट कंपनी का हो रहा है तो फिर मैं ऑब्वियसली कहूंगा कंपनी का ऑडिट, कंपनी एग्जिस्टेंस में तो आएगी तभी तो कंपनी का ऑडिट होगा, और कंपनी का ऑडिट होगा तो वो सारा पोस्ट में खर्चा में जाएगा। अगर टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स का ऑडिट बेसिकली होता है टर्नओवर के बेसिस पे। टैक्स का ऑडिट मुझे तब कराना पड़ता है जब मेरा टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस कर जाएगा, और जो मेरा टर्नओवर है वो तो मेरा दोनों पीरियड में हुआ होगा, कुछ टर्नओवर प्री की वजह से हुआ है, कुछ टर्नओवर मेरा पोस्ट में हुआ है, तो इसलिए उसको फिर टर्नओवर के बेसिस पे बांट दिया जाता है। टर्नओवर का मतलब सेल्स की रेशियो में बांट दिया जाएगा टैक्स ऑडिट के खर्चे को। हो गया यहाँ तक, एक बार इस पर नजर मार लो, कुछ चीज रह जाती है देख लो, और फिर मुझे दोबारा बता दो तो समझाना है तो ध्यान से देखो इन सब चीजों को। कोई सा भी पॉइंट ना आया हो तो बता देना। आगे सबको सब समझ, अगर कोई चीज ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना, मैं आप लोगों को उसको डिटेल्ड में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप मेरे फोन नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को डाउट्स कोई आता है वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को वहाँ पे भी डाउट सोल्व कर दूंगा। ट्राई करूंगा बहुत जल्दी, मैं रिप्लाई करने का ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। ये मेरा फोन नंबर है, पढ़ते भी रहो, इतना फोन नंबर मैं लिख रहा हूँ। 9813832236, 9813832236। अगर कोई डाउट आता है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इस पर बता दूंगा, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपका डाउट वहाँ सोल्व कर दूंगा। अगर कमेंट में नहीं हो पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई अच्छे से कर दूंगा वॉइस नोट में। अब आता है प्री के पीरियड का ही अगर मुझे प्रॉफिट है और प्री के पीरियड का ही लॉस है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्री और पोस्ट देख, तो ट्रीटमेंट का डिफरेंस है, ट्रीट कैसे किया जाएगा। अगर लॉस होता है तो हम उसको गुडविल ट्रीट कर लिए जाते हैं, 1 लाख
का 1 करोड़ का बिजनेस लिया था, 20 लाख का लॉस हो गया प्री ये पीरियड में, तो 1 करोड़ 20 लाख का बिजनेस मान लूंगा, तो उसको मैंने गुडविल मान लिया, एक्वाजिशन, ठीक है ना। हाँ सॉरी, पेन बदल लेता हूँ, ठीक है ना, ये मान लिया जाएगा गुडविल। और प्री का जो प्रॉफिट होगा तो उसे हमने कैपिटल रिजर्व ही मानना था, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट, अब इनको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। प्री का अगर लॉस हुआ, लॉस होगा तो क्या कर सकते हो, पहले अभी बताया था गुडविल में एडजस्ट कर लेंगे, एडिशन टू गुडविल। और क्या कर सकते हैं, अगर मेरा लॉस हो रहा है और बाद में जो मुझे प्रॉफिट होगा मैं उसमें से सेट ऑफ कर लूंगा, सेटिंग ऑफ कर लिया अगेंस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को, ठीक है ना। होता क्या सेट ऑफ का मतलब, आप टैक्स में पढ़ोगे इस चीज को, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है बेसिकली, मेरा क्या हुआ पहले थोड़ा सा लॉस हो गया, आगे जाके मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट में से मैं थोड़ा सा हिस्सा निकाल लूंगा जितना मेरा लॉस हुआ होगा पहले, ताकि मेरा वो लॉस कवर अप हो जाए, फिर जो एडिशन बच जाएगा उसको मैं एक्चुअल प्रॉफिट मान लूंगा। और दूसरा मैं ये करता हूँ, अगर मेरा कोई कैपिटल प्रॉफिट है तो उसको मैं उससे माइनस कर दूंगा कैपिटल लॉस को, कहा था ना उसको हम कैपिटल लॉस भी ट्रीट कर सकते हैं, कैपिटल लॉस हो सकता है, तो उसको हम कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ कर सकते हैं। अब आता है मैं इसका क्या करूंगा, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो सकता है तो मैं इसको गुडविल के लिए माइनस कर सकता हूँ, मैंने बताया था 1 करोड़ का बिजनेस 20 लाख का प्रॉफिट, तो 80 लाख का मैं बिजनेस मान लूंगा मैंने एक्वायर किया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, आगे जो मेरे खर्चे होंगे कंपनी को बनाने के लिए, जो पहले मैंने प्रॉफिट कमाया मैं उसमें से ही कर सकता हूँ। एसेट की वैल्यू को ओवर वैल्यूड करने के लिए, रिटर्न डाउन करने के लिए, अगर कोई एसेट की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है तो उसको ओवर वैल्यूड करने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। जो प्रॉफिट हो सारा सारा बोनस इशू कर सकता हूँ, डिविडेंड नहीं दे सकता। पार्शली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पेपर में आता नहीं है अकाउंटेंसी में, लेकिन आप लोग इसको करके चलना, पता तो होना ही चाहिए ना। तो यहाँ आपके कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्लीट मेरी तरफ से, अभी चैप्टर में कुछ रहा नहीं है, रहा नहीं है मतलब सिर्फ क्वेश्चंस की बारी है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, चैप्टर में पढ़ा गया था हमने, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। प्री का मतलब, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता क्या है भाई, बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने से पहले का पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद का पीरियड उसे बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जैसे मैंने मैरिज वाला एग्जांपल दिया, शादी से पहले फियोंसे पे जो खर्चा होगा वो सारा प्री का होगा, तो इनकॉर्पोरेशन मतलब शादी, और शादी के बाद का यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो खर्चा होगा उसे हम बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का खर्चा है लो प्रॉफिट। पीरियड क्लियर हो चुके हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है 1 तारीख से शुरू होगा एक्वायर बिजनेस, कहीं से भी हो सकता है, क्वेश्चन में ऑलवेज मेंशन हुई डेट, तो वहां पे लिखा होगा एक्वायर और रजिस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस पढ़े, कुछ एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में बटेंगे, कुछ एक्सपेंसेस टाइम के रेशियो में बटेंगे, कुछ पोस्ट में जाएंगे, कुछ प्री में जाएंगे, कुछ टाइम के रेशियो में बटेंगे, और कुछ एक्चुअल के टाइम बेसिस पे बट जाएंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट का क्या होगा, पोस्ट के पीरियड का ट्रीटमेंट नॉर्मल होता है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, प्री का जो प्रॉफिट लॉस है उसे हम कैपिटल प्रॉफिट या लॉस मान लिया जाता है। बेसिकली यही था इस चैप्टर में। अब इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि पेपर में आता कैसे है। एक बार वो आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, क्या, ये वाला एग्जाम्पल है ना, अच्छा तरीका है याद रहने का, बहुत अच्छे से याद रहने वाला है। वीडियो को पॉज करना, नोट कर लेना, हम दोबारा से चलते हैं इसी में। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल्स आएंगे कैसे। देखो ये लिखा क्वेश्चन, लेट अस डू एन एग्जांपल क्वेश्चन। साहिल स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को मैंने अपना धंधा स्टार्ट किया। ओहो, 1 अप्रैल को मैंने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2022 में, एंड इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन, देखा स्टार्टेड हिज बिजनेस, स्टार्ट तो मैंने 1 अप्रैल को ही कर लिया था, लेकिन इनकॉर्पोरेट मेन वर्ड आ गया समझ, क्या करे 1 अगस्त को हुआ। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 1/4 है, ये 1/8 है, ठीक है। ये आगे फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, ये पीरियड आ जाएगा मेरा प्री का, ये मेरा पीरियड आ जाएगा पोस्ट का। तो हमारा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2022 को, और इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, 1 अगस्त 2022 को। तो टोटल एक्सपेंसेस और सेल्स हमें आगे दी हुई है, ये एक बार पढ़ लेते हैं।
चलो भाई नीचे ये दिया हुआ है हमारा टोटल ग्रोस प्रॉफिट कितना है साल का, वो है 10 लाख। ग्रोस प्रॉफिट जो है हमारा वो है 10 लाख। हाँ जा भाई, क्यों मुझे ले रहे हो तुम भी। ये रहा ग्रोस प्रॉफिट 10 लाख। कैरेज आउटवर्ड जो हमारा पूरे साल का लगा 1 लाख। सेल्स दी हुई है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके दी हुई है ऑलरेडी। 31 जुलाई तक दी हुई है, 1 अप्रैल से 4 लाख रुपए, और 1 अगस्त से 31 मार्च की दी हुई है 16 लाख रुपए, यानी कि टोटल सेल्स कितनी होगी हमारी, 20 लाख रुपए। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन पे इंटरेस्ट दिया होगा 1,20,000 रुपए का। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एज्यूम कर लेते हैं कि पूरे साल में हुआ होगा, तो इसको बांट देंगे टाइम की रेशियो में, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था। दिखा देता हूँ परचेज कंसिडरेशन कहाँ लिखा था हमने। ये रहा, इंटरेस्ट टू वेंडर्स कैपिटल, चार्ज टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इफ इंटरेस्ट पेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद दिया गया तो यानी कि कुछ तो हमारा पूरे साल में दिया हुआ है, तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज पोस्ट एक्सपेंस। अगर बाद में पे किया हो तो पेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन से पहले का दिया हुआ है तो वो उसके बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। तो बेसिकली इन द एक्चुअल वैल्यूज हम एक्चुअल बेसिस पे बांट देंगे कि कौन से महीने में, पर मंथ का निकाल के जितने महीनों में दिया हुआ है प्री में उसमें, और पोस्ट में जितने महीने को दिया हुआ है उसमें बांट दिया जाएगा। अभी आगे पढ़ते हैं इसको डिटेल में। कंपनी का ऑडिट लगेगा 50,000 में, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुए थे 7,000 में। ये क्वेश्चन है, पहले देख लो टाइम रेशियो निकालते हैं। टाइम रेशियो कैसे निकलेगी, 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, इनकॉर्पोरेट हुआ था 1 अगस्त को, तो टाइम रेशियो कैसे निकालनी है, ये रही टाइम रेशियो हमारी। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त को बिजनेस हमारा इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितने महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो गए। और अगस्त, 1 अगस्त से 1 अगस्त खुद आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए मेरे इस पीरियड के। तो रेशो क्या बन जाएगी मेरी, 4 टेबल से काटेगा 1:2, ये मेरी आ गई टाइम की रेशो। अब निकालते हैं सेल्स की रेशो क्या आएगी। सेल्स हमें यहाँ टुकड़ों में दी हुई थी, 31 जुलाई तक की सेल्स थी 4 लाख रुपए, और उसके बाद की थी 1 अगस्त से 31 मार्च तक की 16 लाख रुपए। इसकी रेशो जो मुझे लगेगी वो आ जाएगी 1:4। देख लो यही है। कैसे निकली, इस पीरियड की जो मेरी सेल्स दी हुई है 4 लाख रुपए, इस पीरियड की जो मेरी सेल्स दी हुई है वो दी हुई है 16 लाख रुपए। 4 लाख रेशो 16 लाख, तो रेशो 4 टेबल से कटेगा, लाख से लाख कट गया, एक 4 और 16 कटेगा 1:4 से। तो ये दो तो रेशो हमारी आ गई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में, ऊपर से मैं सबसे पहले क्या बांटना है। देखो इसमें सेल्स दी हुई है, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, तुम्हें क्या लगता है ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है तो सेल्स बांटने की जरूरत है क्या। अरे नालायको, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता है तो उसमें, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो उसमें सेल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तभी तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है। तो सेल्स को क्यों बांटना, सीधा ग्रोस प्रॉफिट बांटो ना। 10 लाख का था, अभी हमने पढ़ा था कि किस रेशो में बढ़ता है, सेल्स के रेशो में। कहाँ पढ़ा था, ये रहा, ग्रोस प्रॉफिट सेल्स की रेशो में। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट किस रेशो में बैठा था, सेल्स की रेशो में। तो ग्रोस प्रॉफिट 10 लाख था, सेल्स की रेशो हमारी क्या आई थी, 1:4। तो बांट देते हैं ग्रोस प्रॉफिट को सेल्स की रेशो में, 10 लाख को 1:4 में, ये बटेगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, देख लो फॉर्मेट पेपर में यही बना के ना, पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल अमाउंट, प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट और लॉस, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट और लॉस। चाहो तो इधर एक कॉलम और बना सकते हो, सेल्स रेशियो के साइड में तुम लिख भी सकते हो कि सेल्स रेशियो है क्या 1:4। अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे भी करके आओगे तो बिल्कुल बेस्ट है, फुल मार्क्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं और क्या बांट सकते हैं हम। कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स किस रेशियो में बढ़ता है, ओ मैं तो भूल गया, सेल्स के रेशियो में पढ़ा था शायद मैंने ना। ये रहा कैरेज आउटवर्ड्स, सेल्स की रेशियो में बांट, तो सेल्स की रेशियो अभी देखी थी कितनी थी, 1:4। और अमाउंट कितना था, 1 लाख, 1 लाख को 1:4 में बांटना कैरेज आउटवर्ड्स को, 1:4 में बांटोगे तो 20,000 और 80,000 आएगा। फिर पढ़ते हैं, अभी बताता हूँ वो माइनस क्यों किया। सेल्स बता ही दिया मैंने, ग्रोस प्रॉफिट लिख दिया तो सेल्स नहीं बटेगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होता है, तभी हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन एक्चुअल की बेसिस पे बताती है, 1,20,000 पे बचेगा कैसे, 1,20,000 था तो टाइम के रेशियो में बढ़ जाएगा, क्योंकि 12 महीने इंटरेस्ट पेड किया है, तो प्री में 4 महीने, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा,
10,000 पर मंथ तो 40,000 आ जाएगा प्री में, 80,000 आ जाएगा पोस्ट में। अगर आगे चलते हैं, कंपनी का ऑडिट, ऑडिट कंपनी का कहाँ पड़ा था, कंपनी का ऑडिट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तभी तो कंपनी का ऑडिट हुआ होगा, तो आई थिंक ये सारा आ जाएगा पोस्ट में। हाँ तो एक बार देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा कंपनी ऑडिट पोस्ट में। कंपनी ऑडिट पोस्ट में सेम एज अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का बताया था। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किसके लिए होता है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो कंपनी के लिए हो रहे हैं तो वो कंपनी के ही पीरियड में जाएंगे 7,000 पोस्ट में। देख लेते हैं एक बार फिर भी कहाँ लिखा था हमने ये चीज, ये रहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट में। ठीक है, और क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा, तो लास्ट में टोटल कर दो। ये हमारा आ गया टोटल, ये आ जाएगा लेस करने पर इसका प्रॉफिट प्री का, ये आ जाएगा पोस्ट का प्रॉफिट। अब बचेगा ये लेस क्यों करा, अरे मेरे लाल, जब ग्रोस प्रॉफिट मेरे को दिया हुआ है पूरे साल का, मेरा प्रॉफिट इतना है भाई, मेरे पूरे साल का प्रॉफिट 10 लाख था, उसमें से एक्सपेंसेस घटाओगे तभी तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट तो निकालना है, इस साल में प्री के पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ, पोस्ट के पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ, तो वही तो निकाला हमने यहाँ पे, तो ये आ गया, इसलिए इसको इसमें से हमने माइनस किए सारे कॉन्सेप्ट। ये एक एग्जांपल था, अगर आप चाहो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सोच चुके हैं, ऐसे का मॉड्यूल उठाना, जो से क्वेश्चंस मन करे कोई सा क्वेश्चन कर लेना, हर एक आइटम मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, कौन सा उसमें होगा, नहीं आता कमेंट करो पूछ लो, फोन नंबर दिया है मैसेज करो पूछ लेना, वहां से सब कुछ सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक लेक्चर और लगाएंगे जिसमें हम आरटीपी एमटीपी पीएक्यू करने वाले हैं। मेरी तरफ से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सोच चुके हैं, आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक बार फिर देख लो चैप्टर में पढ़ा गया था, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जो मुद्दे की बात है चैप्टर में हमें समझ रहे हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड मतलब बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने से पहले का पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब पीरियड इनकॉर्पोरेशन होने के बाद का पीरियड। टाइम रेशियो निकालनी है, सेल्स रेशियो हर क्वेश्चन में निकालनी है, टाइम रेशियो टाइम पीरियड के हिसाब से निकल जाएगी, सेल्स रेशियो सेल्स में दी हुई होगी, नहीं तो सेल्स को टाइम के रेशियो में बांट के सेल्स रेशियो निकाल लेना। खर्चे कैसे बटेंगे, पूरी टेबल एक मैंने दे दी है, इस टेबल को एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये रही, वीडियो पॉज ले लो, ले लिया। ये सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ लिखा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना, रटना मत, समझ लेना एक एक चीज क्यों आई है, मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैसेज करके पूछना, बता दूंगा दोबारा से, वीडियो दोबारा देखना, एक एग्जांपल मैंने करा दिया ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सको। मेरी तरफ से ये चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चंस रह गए, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे ऐसे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। और अगर आपका इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। प्लीज कमेंट करके फीडबैक जरूर देना, फोन नंबर पर पर्सनल फीडबैक दे सकते हो आप चाहो तो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, चैनल को, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, और प्रेस द बेल आइकन फॉर रिसीविंग द लेटेस्ट अपडेट्स द वीडियो। थैंक यू।